आइए अब आपको दिखाते हैं पूरे देश भर में कैसे बाढ़ की वजह से अफरा तफरी मची हुई है। पश्चिम हिंदुस्तान के 4 राज्यों में इतनी जबरदस्त मूसलाधार बारिश हो रही है, चाहे आप महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, बारिश की वजह से लोग बेहाल हो चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये डराने वाली तस्वीरें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर तक बारिश और बाढ़ ने तांडव मचा रखा है। तस्वीर पुणे की है। यहाँ भारी बारिश के बाद इंद्रायणी नदी उफान पर है। नदी का पानी देहू आलंदी इलाके में मौजूद मंदिर में दाखिल हो चुका है। यहाँ तक कि पुणे की सड़कें भी दरिया में तब्दील हो गई हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश की वजह से शहर के खड़गवासला और पवना डैम का जलस्तर भी बढ़ गया है। तस्वीरें जम्मू की हैं, जहां बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे रिहायशी इलाके में स्कूली बच्चे लहरों में फंस गए हैं और जान जोखिम में डालकर एक दूसरे के सहारे नदी पार कर रहे हैं। गुजरात के जामनगर में भी बाढ़ से हालात बिगड़ चुके हैं। सड़क का यहां अता पता तक नहीं चल रहा तो पुल के बराबर पानी हिलोरे मार रहा है। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों की तरफ मुड़ चुका है और लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। नदी किनारे से लगी बस्तियों के लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। तेज बारिश के बाद गुजरात में भी कई वाटरफॉल एक्टिव हो गए हैं। तस्वीरें सूरत के डांग जिले की हैं। यहाँ बीते एक हफ्ते में काफी बारिश हुई है, जिसकी वजह से इलाके के कई वाटरफॉल में काफी पानी आ गया है। डांग का ये झरना जहाँ लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो यहाँ आने वाले जान जोखिम में डाल रहे हैं। यहाँ कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए रस्सी का घेरा बनाया गया है ताकि लोग एक सीमा से बाहर आगे ना जा सकें। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रायसेन की हैं। यहाँ के भोजपुर रोड पर गोदर नदी के तेज बहाव में एक युवक बह गया, लेकिन नदी में बह रहा शख्स पेड़ पर चढ़ गया और करीब 2 घंटे तक पेड़ पर युवक फंसा रहा। बाद में रेस्क्यू टीम ने युवक को सुरक्षित बचाया। दरअसल छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और देश के दूसरे हिस्सों में आसमान से गिरती आफत जमीन के लिए आपातकाल साबित हो रही है। हर कोई बारिश और बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है। टीम न्यूज नेशन। लगातार बारिश के चलते महाराष्ट्र की प्रमुख नदी गोदावरी उफान पर है और इसी वजह से नासिक में कई जगहों पर पानी भर चुका है। पानी के तेज बहाव की वजह से ऐसे कई मंदिर हैं जो कि डूब भी गए हैं। उत्तर गुजरात के भी कई हिस्सों में बहुत ही बुरी हाल है। वलसाड की 3 नदियां उफान पर हैं। कहीं भगवान के चरणों को छूकर पानी की तेज धारा बह रही है, तो कहीं भगवान का दर ही पानी में डूब गया है। कहीं पुल के ऊपर से पानी की लहरें गुजर रही हैं, तो कहीं सब्जियों और ट्यूब के सहारे बच्चे नदी पार करने पर मजबूर हैं, तो कहीं बारिश के आगे बेबस हैं, बेजुबान। तस्वीरें गुजरात और महाराष्ट्र की हैं, जहां बारिश ने भारी तांडव मचा रखा है। तस्वीरें नासिक की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद गोदावरी नदी उफान पर है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे हनुमान जी की प्रतिमा के पैर तक गोदावरी नदी का पानी पहुंच चुका है। नासिक में नदी के किनारे पर बने कई मंदिर डूब गए हैं। गुजरात के भी कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। ये तस्वीरें गुजरात के वलसाड की हैं, जहां 2 दिनों की बारिश ने अब बाढ़ का रूप ले लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद कैसे नदी उफान पर है, तो पानी के प्रचंड वेग का शोर डरावना होता जा रहा है। ये तस्वीरें वलसाड के रिहायशी इलाके की हैं, जहां 10 इंच तक बारिश होने से कई इलाकों में भारी जल जमाव हो गया है। आप देख सकते हैं कि कैसे सड़कें दरिया बनी हुई हैं। ये तस्वीरें बिहार के सीतामढ़ी की हैं, जहां बाढ़ के बीच लोगों के संघर्ष की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे नदी में सब्जियों और ट्यूब के सहारे बच्चे नदी पार करने पर मजबूर हैं। ये तस्वीरें मुंबई के चुनाभट्टी इलाके की हैं, जहां ये स्कूल है। 3री मंजिल पर टूटे छज्जे को पार कर अपनी कक्षा में यहाँ बच्चे ऐसे ही जाने पर मजबूर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे रस्सी पकड़कर बच्चे एक-एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के साइंस सेंटर के सामने की तस्वीरें हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद स्मार्ट रोड की पोल खुल गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सड़क पर लबालब पानी भरा हुआ है। तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर की हैं, जहां सैलाब के आगे
बेजुबान बेबस दिखे। दरअसल यहाँ के गोंड पिपरी इलाके में सड़क पर पानी का तेज उफान क्या आया, पशु पानी में बहने लगे। टीम न्यूज़ नेशन। सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मचा हुआ है उन्नाव रेप पीड़िता के इंसाफ के लिए, लेकिन सेंगर जो कि भारतीय जनता पार्टी के आज भी कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर कोई भी आपत्ति नहीं उठाई जा रही। सीबीआई जांच की मांग हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से न तो कोई आधिकारिक बयान आ रहा है और न ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलदीप सेंगर के बारे में कुछ भी कहने को तैयार हो रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जहां एक तरफ 3 तलाक के मुद्दे पर महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से प्रयासरत रही और उसे इंसाफ दिलाया भी, वहीं उन्नाव रेप पीड़िता के लिए आज इंसाफ की गुहार लगाते लोगों की बात भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं सुन रही? क्यों नहीं कुलदीप सेंगर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं उन्हें पार्टी से बाहर निकाला जा रहा? यह सवाल बीजेपी के नेताओं के लिए बड़ा सवाल है। उन्नाव गैंग रेप पीड़ित अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। वकील की और पीड़िता की तबीयत बहुत गंभीर है। इंसाफ के लिए पीड़ित का परिवार धरने पर बैठा है। सरकार को देखना चाहिए कि इसके घर में, गरीब के घर में कोई नहीं बचे। पीड़ित के साथ हुए हादसे के बाद सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मचा है। चश्मदीद गवाह थे, वो चश्मदीद गवाह को नामो निशान मिटाने के लिए उनका ऊपर सर उबड़ी। कांग्रेस अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है, योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, लेकिन इस मामले को लेकर न सवाल थम रहे हैं और न ही सियासी बवाल। इस बीच पीड़ित लड़की को धमकी देने का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स कथित तौर पर उनसे जबरन बातचीत करने और दबाव डालने की कोशिश करता नजर आ रहा है। सर इनको भेज रहे हो नहीं भेज रहे हो? वहीं इस मामले में प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है। हादसे से करीब 15 दिन पहले इस मामले में पीड़ित की मां की एक चिट्ठी सामने आई है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मदद की गुहार लगाई थी। 12 जुलाई को लिखी गई चिट्ठी में पीड़ित परिवार ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई मनोज सिंह, कुन्नू मिश्रा और 2 अज्ञात लोगों पर घर आकर धमकी देने का आरोप लगाया था। पीड़ित के साथ हुए हादसे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अस्पताल में पीड़ित से मिलने पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर बीजेपी को घेरा। लोगों के उंगली उठी है सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर। लेकिन उन्नाव हादसे में जो नया खुलासा हुआ है, उससे समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि रेप पीड़िता की कार को टक्कर मारने वाला ट्रक फतेहपुर के पूर्व समाजवादी पार्टी नेता नंदूपाल का था। अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि आखिर ये जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक दुर्घटना अगर नहीं है तो इससे साफ है कि पीड़ित परिवार या पीड़िता परिवार की हत्या करने की कोशिश तो समाजवादी पार्टी की उस ट्रक से हो रही थी। साथ ही यूपी बीजेपी ने यह भी सफाई देकर विरोधियों को चुप कराने की कोशिश की है कि आरोपी विधायक पार्टी से निलंबित है और आगे भी रहेगा। साथ ही पार्टी का दावा है कि मामले की सीबीआई जांच की इजाजत भी दी जा सकती है। अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। उन्नाव गैंग रेप केस को लेकर आम लोगों के मन में कई सीधे सवाल हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार जिस तरह से जांच कर रही है वो सवालों के घेरे में है। कुछ बड़े सवाल जो न्यूज़ नेशन अब आपके सामने रख रहा है, जो दरअसल आपके मन के सवाल हैं। सबसे पहला, पीड़ित लड़की के सुरक्षाकर्मी घटना के दिन उसके साथ क्यों नहीं थे? जब उसे सुरक्षा मुहैया कराई गई थी तो सुरक्षाकर्मी कहां थे? किस अधिकारी के आदेश पर सुरक्षा कर्मियों ने पीड़िता को अकेले छोड़ दिया था उस गाड़ी में जिसमें उसके सगा संबंधी भी मौजूद थे? सुलह की धमकी देने के आरोपों की जांच पुलिस ने क्यों नहीं की? इसके बारे में कोई जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। 12 जुलाई की शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इसके बारे में भी पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। बिना जांच के डीजीपी ने सामान्य हादसा कैसे करार दे दिया, ये जानते हुए कि ये ट्रक समाजवादी पार्टी के एक नेता का है। सीबीआई जांच की सिफारिश की मांग शुरू से होती रही, लेकिन राज्य सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से कतई नहीं कराई। आखिरकार ऐसा क्यों नहीं हुआ? कुलदीप सेंगर पार्टी से बर्खास्त क्यों नहीं किए गए? भारतीय जनता पार्टी जो सुचिता की बात करती है वो आखिरकार एक दागी, एक इस तरह के विधायक के बारे में क्यों नहीं कोई फैसला ले पाती? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में लाख टके का सवाल भी खड़ा होता है जो आज हम आपके सामने रख रहे हैं, जो बड़े संक्षेप में इस पूरे मामले को आपके सामने रख देगा। और मुद्दा यह है कि इस पूरे मामले पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती रही है।
2.5 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक सभी राजनीतिक दल इस पर राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो। पीड़िता के पिता की मृत्यु की जांच अभी तक नहीं हुई है। अदालत के आदेश तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। पीड़िता की सुरक्षा में जो लापरवाही बरती गई है, उसके बारे में भी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस के पास किसी भी सवाल का जवाब क्यों नहीं है? और यही सवाल खड़ा करता है कि आज किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उन्नाव आंदोलन पर आंदोलन करने की बात तो की है, उन्नाव पीड़िता के खिलाफ आंदोलन करने की बात तो की है, लेकिन जब उनकी सरकार थी तो क्या हो रहा था? सेंगर पर कार्रवाई के लिए आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतना प्रदर्शन किया था, लेकिन पिछले 2.5 साल में अभी तक क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। कुल मिलाकर एक बात स्पष्ट होती दिखाई देती है कि आज सरकार चाहे किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, इस पूरे मामले पर बस चुप्पी साधे बैठी है। आइए अगली रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा के दामाद, जिन्होंने कैफे डे के एक बड़े चेन को स्थापित किया था, पूरे देश भर में कॉफी का एक नया कल्चर शुरू किया था, आज उसके मालिक वीजी सिद्धार्थ अचानक ही रहस्यमय अंदाज में गायब हो चुके हैं। नदी के पुल पर वो पहुंचे, ड्राइवर को कहा कि मैं वापस आता हूं, और उसके बाद से गायब है। उनकी एक चिट्ठी सार्वजनिक है जिसमें उन्होंने अपने तमाम कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइज के बारे में कहा है कि मैं आपका ख्याल नहीं रख पाया। मसला क्या है? क्या 30,000 लोगों की नौकरियों का सवाल है? क्या हो रहा है? कहां गायब हैं सिद्धार्थ? तस्वीरें बेंगलुरु से मंगलुरु जाने के बीच पड़ने वाले नेत्रावती नदी पर बने पुल की हैं, जहां पुलिसकर्मियों और लोगों का भारी जमावड़ा है। दरअसल ये वही जगह है जहां बताया जा रहा है कि कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा के दामाद और कैफे चेन सीसीडी के मालिक वीजी सिद्धार्थ आखिरी बार आए थे। लेकिन करीब 8 बजे पुल पर गाड़ी से नीचे उतरने के बाद सैर करने की बात कहकर वो निकले और उसके बाद वो नहीं लौटे। पुलिस को आशंका है कि सिद्धार्थ ने नदी में छलांग लगाई होगी। इस मामले में अब एक चश्मदीद सामने आया है, जिसका दावा है कि उसने किसी को नदी में छलांग लगाते देखा था। ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ಸಿದ ಮಾರ್ಗ ಹತ್ತಿರ ಬಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮೀನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಅಷ್ಟಾವಾಗ 7-7:30 ಗಂಟೆ ಅಂದಾಜಿ ಆಗಿದೆ। ಅಷ್ಟಾವಾಗ ಒಂದು ಮೇಲಿಂದ ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬಂತು। दरअसल इस पुल पर सैर करने की बात कहकर सिद्धार्थ जब 2 घंटे तक भी नहीं लौटे, तब उनके ड्राइवर ने पुलिस को खबर की और तभी से सिद्धार्थ की तलाश में पुलिस और प्रशासन दिन रात एक किए हुए हैं। That's what I am not very sure on all these things. These are all details will come out later in this investigation. But right now we are focusing on search and rescue mission. इधर सिद्धार्थ की रहस्यमय गुमशुदगी को लेकर लोग हैरान हैं, क्योंकि सिद्धार्थ का 27 जुलाई को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कर्मचारियों को लिखा एक खत भी सामने आया है। इस खत में सिद्धार्थ ने लिखा है कि मेरा इरादा किसी को गुमराह या धोखा देने का नहीं था। एक कारोबारी के तौर पर मैं विफल रहा। उम्मीद है कि एक दिन आप समझेंगे। मुझे माफ कर दीजिए। हमारी संपत्तियों और उनकी संभावित वैल्यू की लिस्ट संलग्न कर रहा हूँ। हमारी संपत्तियां हमारी देनदारियों से ज्यादा हैं। इनसे सभी का बकाया चुका सकते हैं। जाहिर है इस खत के सामने आने के बाद तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। सिद्धार्थ की कैफे कॉफी डे कंपनी की 247 शहरों में 1700 से ज्यादा दुकानें हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि कंपनी पर करीब 7,000 करोड़ का कर्जा चढ़ चुका है। टीम न्यूज नेशन। राधे मां कभी सन्यासिन होने के नाम पर विवाद खड़ा करती हैं या फिर अपने आसपास लोगों के साथ मारपीट की वजह से। हरियाणा के पानीपत में राधे मां और उनके समर्थकों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है पत्रकार ने। पत्रकार का कहना है कि राधे मां से जब उन्होंने सवाल पूछा तो उनके समर्थकों ने उनके साथ मारपीट भी की और राधे मां के इशारे पर अपहरण करने की कोशिश भी। फिर भड़क उठी राधे मां। आप इतने आपको प्रूफ हैं, इतने फॉलोवर्स हैं मेरे प्यार करने वाले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको पता हमारी माँ साफ है, सरल है, उसमें कोई कमी नहीं है। आखिर क्यों आया राधे माँ को गुस्सा? 1 मिनट, आज सारे जवाब देने दे मुझे। कई बार जैसे आप बॉम्बे में रहे हैं, आपके झगड़े रहे हैं, कई बार पुलिस ने भी आपको नोटिस दिया है, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। अक्सर विवादों में रहने वाली राधे मां उर्फ सुखविंदर कौर एक बार फिर विवादों के सवालों से परेशान हो उठी, जिसके बाद उन्होंने आपा खो दिया। मामला हरियाणा के पानीपत का है, जहां राधे मां एक कांवड़ शिविर में शामिल होने पहुंची थी।
आरोप है कि जब एक स्थानीय पत्रकार ने राधे मां से उनसे जुड़े विवादों के बारे में सवाल पूछे तो उनके साथ मारपीट की गई। फिर भी कंट्रोवर्सी क्यों होती रहती है? नहीं, आप ये 4 साल बाद पुरानी बातें छोड़ोगे कि जब मुझे डिप्रेस करना चाहते हैं? एक मिनट, आज सारे जवाब देने दे मुझे। कई बार जैसे आप बॉम्बे में रहे हैं, आपके झगड़े रहे हैं, कई बार पुलिस ने भी आपको नोटिस दिया है, इस तरीके मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। राधे मां के इस तेवर से साफ था कि उन्हें पत्रकार का सवाल पसंद नहीं आया। राधे मां जब जवाब दे रही थी तो बीच बीच में उनके इर्द गिर्द खड़े उनके रिश्तेदार भी टीका टिप्पणी करते दिखे, जिसमें राधे मां के साथ रहने वाला टल्ली बाबा, पुत्र और पुत्रवधू भी शामिल। पीड़ित पत्रकार के मुताबिक राधे मां के समर्थक उन्हें अगवा करना चाहते थे। बाद में पुलिस के जवानों ने उन्हें किसी तरह से राधे मां और उनके समर्थकों के चंगुल से बचाया। हम बचते बचाते बाहर जैसे ही पहुंचे हैं तो वहां पर पुलिस कर्मचारी थे, पुलिस कर्मचारियों ने हमें संरक्षण दिया, लेकिन उसके बाद भी वो टल्ली बाबा और उनके परिवार के लोग मुझे जबरदस्ती खींचते रहे गाड़ी में डालने के लिए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई की बात कर रही है। राधे मां से कुछ पूछताछ कर रहे थे, कुछ इंटरव्यू ले रहे थे तो उनके कुछ समर्थक भड़क के उन्होंने उनके साथ मारपीट की है, जिसके चलते इमीडिएटली उनको पहले पुलिस सिक्योरिटी दी गई और वहां से उनको सेफली निकलवाया गया पुलिस की सहायता से उनकी इच्छा अनुसार। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली राधे मां का विवादों से पुराना नाता रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब अपनी आलोचना और सवालों पर राधे मां आपा खो बैठती है। अब देखना होगा कि इस घटना के बाद पुलिस राधे मां के समर्थकों के खिलाफ क्या एक्शन लेती है। टीवी न्यूज़ नेशन। सेना के 26 साल के कैप्टन की सोमवार सुबह दिल्ली के सदर बाजार रेलवे ट्रैक पर 2 टुकड़ों में लाश मिली है और इस खबर से सनसनी फैल गई। कैप्टन छुट्टी लेकर लखनऊ से नई दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन 6 घंटे के भीतर ऐसा क्या हुआ कि उनकी लाश मिली है। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का रहस्य क्या है? ये तस्वीरें उन्हीं कैप्टन दिवाकर पुरी की हैं जिनका शव सोमवार सुबह दिल्ली के सदर बाजार रेलवे ट्रैक पर मिला। जानकारी के मुताबिक दिवाकर सोमवार सुबह 4:45 बजे के करीब दिल्ली पहुंचे थे, फिर वो गायब हो गए, लेकिन सुबह 11 बजे उनका शव स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर ट्रैक पर पड़ा हुआ मिला। रेलवे पुलिस इसे खुदकुशी का मामला बता रही है। पोस्टमार्टम आज हमने करवा लिया है सब्जी मंडी मोचरी में, जिसमें कि अभी कोई ऐसा कोई मर्डर वाली कोई बात नहीं आई है। जो हमको अंदाजा अभी जो हमको लग रहा है कि इसमें इट कैन बी ए सुसाइड केस, बट इसमें फर्दर हमें पीएम रिपोर्ट हम वेट कर रहे हैं क्या रिपोर्ट आती है। जबकि परिवार का सवाल कुछ और ही है। परिवार इसे खुदकुशी का नहीं बल्कि कत्ल का मामला बता रहा है और इसकी वजह भी गिना रहा है। तो पुलिस की थ्योरी है सुसाइड उसका है नहीं, तो हम नहीं मान सकते सुसाइड हो। हम तो मीडिया से भी रिक्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट से भी। मैं तो मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसकी मतलब देखिए एक बात है, अगर रेल से क्रैश होता आदमी तो रेल का एक वो टायर नहीं चढ़ता, रेल का पूरा इंजन पे भी 10 वो होते। चंद सवाल जो दिवाकर के परिवार वाले उठा रहे हैं वो ये कि कैप्टन दिवाकर का फोन गायब है। आखिर कैप्टन दिवाकर 6 घंटे कहां रहे? परिवार के मुताबिक दिवाकर को किसी तरह की परेशानी नहीं थी, ऑफिस से भी उसे कोई तनाव नहीं था। ऐसे हालात में आखिर दिवाकर खुदकुशी क्यों करेगा? उधर पुलिस रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर हकीकत पता लगाने की कोशिश कर रही है। कैप्टन पुरी की मौत को रेलवे पुलिस ने प्रथम दृष्टया भले ही आत्महत्या बताया है, लेकिन कुछ सवाल हैं जो इस पूरे केस की गुत्थी को लगातार उलझा रहे हैं। आखिर वो क्या वजह थी जिस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा, इसका जवाब ना तो उनके परिजन दे पा रहे हैं ना ही पुलिस के पास है। ये 3 सवाल हैं जिनकी जांच आने के बाद पुलिस इस मामले में साफ तौर पर कुछ कह सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली। मंगलवार यानी कि आज सावन का महत्वपूर्ण पर्व शिवरात्रि उत्तर भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और बड़ी संख्या में कावड़ी आज अपने कावड़ यात्रा को समाप्त भी कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं भक्ति का ये सैलाब। तस्वीरें मंदिरों में शिव भक्तों के जलाभिषेक के लिए उमड़ी भीड़ की हैं। पूरे उत्तर भारत में आज सुबह से ही शिव भक्तों का जमावड़ा लगा रहा। ये तस्वीरें हरिद्वार के मंदिर की हैं, जहां मंदिर के गर्भगृह में शिव भगवान पर जलाभिषेक करने वालों का तांता लगा रहा। सुबह से ही हरिद्वार से जल लेकर यहां कांवड़िए पहुंचे और अपने इष्ट देव भगवान शिव पर जल चढ़ाया। ये तस्वीरें शिव की नगरी काशी की हैं। शिवरात्रि के मौके पर काशी में भी कांवड़ियों का मेला लगा रहा।
वाराणसी के मंदिरों में कांवड़ियों ने पूजा अर्चना की। अब इन तस्वीरों को देखिए। सावन में शिवरात्रि के मौके पर गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में शिव भक्तों का जमावड़ा लगा रहा। हरिद्वार से जल लेकर पहुंचे कांवड़ियों की लंबी कतार सुबह से ही लगी रही। दिल्ली के नजफगढ़ में तो डांसर सपना चौधरी की शिव भक्ति का ऐसा रंग दिखा। यहाँ शिव भक्तों के बीच पहुंची डांसर सपना चौधरी ने घर के पास मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए और उन पर जलाभिषेक किया। यूपी के सहारनपुर में तो अनोखी कांवड़ यात्रा निकाली गई। यहाँ कांवड़ियों ने पुलवामा के शहीद जवानों की तस्वीर लगाकर कांवड़ निकाला और शहीदों की शहादत को अनोखे अंदाज में नमन किया। मध्य प्रदेश के विदिशा में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ियों का कुछ इस अंदाज में स्वागत किया। विदिशा में सेवा भाव के साथ हिंदू मुस्लिम भाईचारे की ऐसी तस्वीर समाज में नई उम्मीद जगाती है। सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। यही वजह है कि शिव की भक्ति में रमे कांवड़ियों की ऐसी भीड़ मंदिरों में देखी जाती है। टीम न्यूज़ नेशन।